सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने सेशन में। तो हम डिस्कस करेंगे अपना सेशन। आज का सेशन है हमारा साइंस के एमसीक्यूज। ठीक है, आपको पता है आप गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे लें, साइंस हमेशा हर एग्जाम में आती है। क्लियर? और बस पढ़ना बहुत ज़रूरी है और चीज़ें बहुत आती हैं। और ख़ास करके मैंने एग्ज़ाम में देखा है, या तो आप डेली लाइफ में वो चीज़ें यूज़ करते हो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपको आते हैं क्वेश्चन बायो के ऊपर, क्योंकि आपकी लिविंग बॉडी, आपकी ह्यूमन बॉडी में क्या चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ आया? तो स्टार्ट करेंगे आज इस सेशन को और हम डिस्कस करेंगे साइंस के एमसीक्यूज। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। डेली हमारी क्लासेस 9 बजे होती हैं, जैसे आप सबको पता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहते हैं। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। सारे लेक्चर्स, पीडीएफ्स, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई पेपर हो, डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं इसी मेल आईडी के ऊपर। जिस तरीके से आज हम साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे साइंस की। अगर आप ऐसे ही साइंस के क्वेश्चन में से पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस के अंतर्गत, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्स। और इस कोर्स के अंतर्गत आज आप कोड लगा सकते हैं VIP फ्लैश। अगर आप इस कोड को लगाते हैं VIP फ्लैश को, तो ये कोर्स आज आपको सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपये में मिल जाएगा और इसके साथ डबल वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी। और इस कोर्स के अंतर्गत यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन है ही है, प्लस यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। मॉक टेस्ट के अलावा यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जीके, बिहार जीके और MP जीके और भी बहुत सारी चीजें जो हैं, आपके स्पेशल फोल्डर्स हैं यहाँ पे जो डिफरेंट एग्जाम को आपको टैकल करते हैं, उस चीज को आप देख सकते हैं। जीएस कोर्स की बात करूं तो ये हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी है यहाँ पे। अब आप इन कोर्सेज को कहां से ले सकते हैं? 2 जगह से, स्टडी IQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही आप इस चीज को ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आता है होम पेज। यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज वी ऑल का बटन। इस वी ऑल के बटन को जैसे आप दबाएंगे, जीएस कोर्स भी नजर आ जाएगा और 10,000 एमसीक्यू कोर्स भी आपको नजर आ जाएगा। जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर? सो मेरी मानिए, अगर आप इच्छुक हैं चीजें पढ़ने के, क्योंकि मैं कुछ लाइव क्लासेस जो हैं मेरी, वो प्लान हो रही हैं मेरे 10,000 एमसीक्यू पेड कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और उसमें भी आपको वो सारी एक्सेस मिलेगी अगर आप 10,000 एमसीक्यू कोर्स को परचेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी बायर्स हैं उनको भी एक्सेस मिलेगी लाइव क्लासेस की, तो आप परचेज कर सकते हैं उस चीज को और आप आगे लेके जा सकते हैं। क्लियर? और सबसे बड़ा मौका है अभी 1299 रुपीज में और वैलिडिटी डबल है आपकी, तो इस चीज को ले सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। Which of the following enzyme break down the proteins into the amino acid? पहली बात तो अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स बने किससे होते हैं, वो आपके अमीनो एसिड से बने होते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें 2 तरीके के 10 और 10 जो होते हैं आपके, दैट इज द, ये मैटर नहीं करता। एक होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, क्लियर, और एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का मतलब क्या होता है? इसेंशियल का मतलब जरूरी, हमारे शरीर को जरूरत है। हमारे शरीर को जरूरत है, किसकी जरूरत है? अमीनो एसिड की। तो इट मींस हम इस चीज को हम कहां से लेंगे? बाहर से, खाने से लिए जाएंगे। क्लियर? नॉन इसेंशियल का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी को जरूरत तो है लेकिन बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद बनाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन इसेंशियल। क्लियर? प्रोटीन्स की अगर मैं बात करता हूं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। नाइट्रोजन इज द इसेंशियल पार्ट। प्रोटीन किसके काम आते हैं? सेल ग्रोथ में, सेल रिपेयर में, बॉडी ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं। इनकी कमी से प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन हो जाता है, जिसमें 2 रोग हो जाते हैं। एक हो जाता है क्वाशरकर का, ठीक है, और दूसरा हो जाता है मरासमस का। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? क्वाशरकर में क्या होता है? हाथ और पैर पतले हो जाते हैं और मरासमस में मसल्स जो होती हैं वो लूज हो जाती हैं। अब इसमें कौन सा आपका एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है? एंड दैट इज द पेप्सिन एंजाइम। क्लियर? ये पेप्सिन एंजाइम कहां पे होता है? स्टमक में। स्टमक में आपकी ग्लैंड होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड।
अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, और उस गैस्ट्रिक जूस में आपका एक एंजाइम होता है पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और एक होता है रेनिन। ये रेनिन एंजाइम बच्चों में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और ये दूध में मिली प्रोटीन कैसिनोजन को जो है ये क्या कर देता है, कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। ये याद रखना, कैसीन इज द प्रोटीन। आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। लैक्टेज की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देती है। लैक्टोज मतलब जो लैक्टोज होती है, मिल्क के अंदर भी आपको लैक्टोज शुगर देखने को मिलती है। लैक्टेज लैक्टोज को आपका कन्वर्ट करता है, किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज और गलैक्टोज में, क्योंकि लैक्टोज बनी होती है ग्लूकोज और गलैक्टोज की बनी होती है, और लैक्टोज को हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज जो है आपका दैट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है। जाइमेज, जाइमेज एंजाइम की अगर हम बात करते हैं, यस बताइए, जाइमेज एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को शराब में, इथेनॉल में कन्वर्ट करने में मदद करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बात यहां पे ये है कि ये प्रोसेस कैसे होता है, एनारोबिक तरीके से, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ये देखने को आपको मिलता है, जाइमेज एंजाइम का फंक्शन देखने को आपको मिलता है इन द एनारोबिक कंडीशन, इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज चेंजेस टू द इथेनॉल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एंजाइम और याद करो, एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को, जिसे हम क्या कहते हैं, केन शुगर, केन शुगर और शुगर केन, क्लियर, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है कौन, इन्वर्टेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्लूकोज को हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा मीठी शुगर कौन सी है, अगेन फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर ऑफ ऑल। क्लियर, ये याद रखना। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है आपका फीमेल हार्मोन है, लड़कियों में जो होता है। इसका स्पेलिंग एक्चुअली गलत लिखे हुए हैं, एक्चुअली इट्स ए एस्ट्रोजन, इट्स कॉल्ड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं फीमेल्स के अंतर्गत, वो आपको डेवलप करने में मदद करता है। यस, बिल्कुल सही, एस्ट्रोजन इज द हार्मोन, फीमेल हार्मोन। जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, दो बॉडी की ग्रोथ होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना, ठीक है, बाल बढ़ना, हेयर्स बढ़ना, ठीक है, एंड बॉडी के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट देखना, तो वो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन के थ्रू देखने को मिलते हैं। टेस्टोस्टेरोन की अगर मैं बात करूं तो ये मेल के अंदर हार्मोन है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अगेन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे कि लड़कों में बियर्ड आना, ठीक है, बॉडी हेयर्स आना और मसल्स मतलब बिल्डअप होना, और ये सब चीजें जो हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ संबंधित हैं। थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये निकलता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन का मतलब वो होता है जहां से हार्मोन निकलते हैं, और वो हार्मोन कहां जाते हैं, आपके सारे के सारे हार्मोन जाते हैं सारे के सारे डेट इज इन द ब्लड में। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, ये याद रखना। और इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम हो आपका बॉडी में, थायरोक्सिन हार्मोन कम हो तो थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर, और गेंगा रोग के नाम से जानते हैं। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि सैटरडे, इस सैटरडे को अगर आपको पता होगा, इस सैटरडे को हमारी क्लास है, ठीक है, बेस्ट 200 क्लास, बेस्ट 200 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, और एक ही क्लास में होंगे। शाम को 6:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी वो, ठीक है, वो शाम को 6:30 बजे क्लास होगी। एंड कब होगी आई डोंट नो कि कब एंड होगी, पर ये क्लास मिस मत करना। पॉइंट समझ आया, बेस्ट 200 की क्लास मिस मत करना। चलिए जी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यहां पे एस्ट्रोजन की अगर मैं बात करता हूं
तो यहां पे ये सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और अगेन प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करते हैं तो वो इंप्लांटेशन ऑफ द एग को फैसिलिटेट करता है आपकी बॉडी के अंतर्गत। क्लियर। ऐसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ओवुलेशन को फैसिलिटेट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है फॉलिकुलर प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आई डोंट नो 12 बजे एंड होगी, कितने बजे एंड होगी, लेकिन क्लास बहुत दमदार होगी। और हिस्ट्री के अंतर्गत मैं पहली बार इतनी लंबी क्लास लेने वाला हूं। अदरवाइज मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी मैंने क्लास ली हुई है। पर जहां तक लगता है मुझे ये क्लास बहुत लंबी जाएगी, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जो हमारी वो बेस्ट 200 की क्लास होगी एंड बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके दिमाग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेबल? कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या हो गया? कौन सी चीज जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकती? यस, बायोडिग्रेडेबल कौन सी नहीं हो सकती? यस, सीधी सी बात है, बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकती का मतलब क्या हो गया? तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इट मींस वो आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर माइक्रोब्स का कोई भी फंक्शन नहीं होता। माइक्रोब्स का कोई भी फंक्शन नहीं होता, दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका? दैट इज पीवीसी। क्योंकि जो आर्टिफिशियल चीजें होती हैं आपकी वो डिग्रेडेबल नहीं हो सकती, जैसे नेचुरल चीजें होंगी वो बायोडिग्रेडेबल हो पाएंगी। क्लियर। पॉलीविनाइल क्लोराइड, सो पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर कौन सा है? दैट इज विनाइल क्लोराइड। और पीवीसी पाइप्स जो होती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स होती हैं, ये हम यूज करते हैं और ये एक्ट एज ए इंसुलेशन का काम करती है। इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। स्टार्च की बात करते हैं तो ये प्लांट फूड है आपका। प्लांट फूड इज द स्टार्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। सेलुलोज की बात करते हैं, प्लांट सेल है और उसकी आउटर वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं होता। कौन सा? सेलुलेज एंजाइम नहीं होता। ये सेलुलेज एंजाइम उनमें एक्टिव होता है जो घास फूस खाते हैं, जैसे कि काओ, बफेलो, ये सब चीजें, तो उनमें सेलुलेज एंजाइम होता है, याद रखना है। प्लांट के अंदर ये सेलुलोज करती क्या है? सेल वॉल जो होती है वो उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है प्लांट सेल को। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। प्रोटीन की अगर बात करें, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज एसेंशियल पार्ट। प्रोटीन, एनर्जी, मेलन्यूट्रिशन वगैरह वगैरह सब चीजें बता चुका हूं। 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो 5.65 कैलोरी आपको ऊर्जा मिलती है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पीवीसी इज द राइट वन, पीवीसी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या बनेगा? ये कुछ ओट्स के ऊपर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है आपका? ये आपकी ओट्स के ऊपर क्वेश्चन है जी। किसकी ओर कौन सी है, कौन सी नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इनमें से किसकी ओर नहीं है? स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बॉक्साइट ये तो है, ठीक है, बॉक्साइट भी है, कोरंडम भी है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करता हूं, अर्थ क्रस्ट के अंतर्गत सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा होता है? ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम और उसके बाद आपका आयरन, देन कैल्शियम। क्लियर। लेकिन अगर आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा एलिमेंट, तो ऑक्सीजन आ जाएगा। अगर पूछा सबसे ज्यादा मेटल कौन सा मिलता है, तो उसका आंसर बनेगा आपका एल्यूमिनियम। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहला पॉइंट तो सही है। कॉपर का है सिनेबार, तो नहीं, कॉपर का सिनेबार नहीं है। सिनेबार होता है मरकरी का। क्लियर। और कॉपर का होता है आपका क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस या कॉपर पायराइट। ये सब चीजें देखने को आपको मिलती हैं आपके कॉपर के लिए। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? यस, कॉपर का समझ आ गया आप लोगों को? तो आंसर किसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यस, बिल्कुल सही। और कॉपर की क्या है? कॉपर ग्लास भी है। समझ आया? और अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कॉपर जो है इसको ढूंढा कब गया था? चाल्कोलिथिक एज में। सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है? सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर महंगा है, इसीलिए हम इसके बाद कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर सस्ता होता है बहुत ज्यादा। क्लियर। आंसर नंबर बी। मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी की ओर है आपकी सिनेबार। अगर मरकरी कंजम्पशन ज्यादा हो जाए तो आपको मिनी माटा डिजीज हो सकती है।
मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड, जम जाता है -39 के ऊपर। अगर हमने -40, -50, -60 मापना हो तो हम कौन सा फिर थर्मोमीटर यूज करेंगे? अल्कोहल थर्मोमीटर हम यूज करते हैं। और मरकरी का सिंबल होता है Hg। और मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होती है, याद रखना। आयरन की बात करते हैं तो हेमेटाइट है, बिल्कुल सही है। आयरन के और भी कौन सी हैं? साइड्राइट हो गया, ठीक है, लेमनाइट हो गया और मैग्नेटाइट हो गया। हेमेटाइट, लेमनाइट, साइड्राइट, मैग्नेटाइट एंड आयरन पायराइट। आयरन पायराइट क्लियर हो गया आप लोगों को? आयरन पायराइट इज द FeS2, जिसे हम और क्या कहते हैं? फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आयरन के ऊपर अगर जंग लग जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं? कोरोजन, मतलब खोखला अगर होने लग गया तो उसको कोरोजन कहते हैं। और उसके ऊपर जंग लगी तो वेट बढ़ जाएगा उसका, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग। और इस चीज के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन, यानी कि पानी, मतलब ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, और वाटर चाहिए यानी कि मॉइस्चर चाहिए। अगर ये हो जाता है तो उसके ऊपर जंग लग जाती है और कोरोजन या रस्टिंग कहते हैं उसके ऊपर। और इसके ऊपर हटाने के लिए जिंक की परत चढ़ा दी जाती है आपकी, और इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वेनाइजेशन, गलवनीकरण कहा जाता है। ये याद रखना, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके साइंस के लिए। क्लियर? जिंक की ओर है आपकी कैलामाइन, ये भी आपका सही है। जिंक की जिंक पायराइट भी है जिंक पायराइट भी देखने को हमें मिलती है। सो ये याद रखने हैं पॉइंट आपको। जी 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 जी, ठीक है। और एक चीज आपको बता देता हूं, पेपर में आ जाता है, इट्स नॉट जिंक पायराइट एक्चुअली। एक तो कैलामाइन हो गया, एक जिंक ब्लेंड हो गया। जिंक का जिंक कैलामाइन और जिंक ब्लेंड और जिंकाइट। सो दीज आर द ओर्स ऑफ द जिंक। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? आंसर इसमें बनेगा बी। सो दिस इज नॉट द करेक्टली मैच। आंसर नंबर बी इज द राइट वन। आंसर नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी ग्रास इज द मेन एंड द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। जो सी ग्रास है आपका, यस, सी ग्रास जो है वो मेन एंड इंपॉर्टेंट सोर्स है। किस एलिमेंट का मेन सोर्स देखने को हमें मिलता है? सी ग्रास। सी ग्रास में मेनली देखने को आपको मिलता है आयोडीन। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। और बाकी मैंने आपको बताया था आयोडीन का कॉन्सेप्ट किसके साथ संबंधित है? आपका थायरोक्सिन हार्मोन के साथ। अगर आप आयोडीन प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं तो दैट मींस आपकी बॉडी, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन निकलता चला जाएगा। अगर आयोडीन कम कर दिया, थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा और आपको ग्वाइटर घेंगा रोग हो जाएगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम ये वाली चीज। ब्रोमीन की बात करें, ये भी लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर? और अगर हम बात करें ब्रोमीन की, ब्रोमीन 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 हम यूज करते हैं, इट्स नॉट ब्रोमीन एक्चुअली, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट मेरे दिमाग में था, चलो अगर दिमाग में है तो पढ़ लेना चाहिए। बेरियम सल्फेट, जब भी अगर आप एंडोस्कोपी करवाते हैं, एंडोस्कोपी सुना होगा आप लोगों ने वर्ड, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है? एक पाइप लेते हैं, उसको आपके मुंह में डालते हैं और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए वो पाइप या प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी। उससे पहले एक मेडिसिन दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बेरियम सल्फेट कहते हैं, ये याद रखना। और पटाखों में जो फायरवर्क्स होते हैं उसमें हरा रंग आता है। उन पटाखों में हरा रंग किसके कारण आता है? वो बेरियम के कारण आता है, ये याद रखना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं तो वाटर प्यूरिफिकेशन होती है। वाटर प्यूरिफिकेशन, जैसे म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है उसमें वो क्या करते हैं? पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन डाल देते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? ए, आयोडीन इज द करेक्ट आंसर, आयोडीन। चलिए जी अगला आंसर बताइए। ये क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, ये क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा ना एग्जैक्ट चीज मेरे दिमाग में है और पेपर में कुछ आंसर और लिखा हुआ है और मेरे दिमाग में कुछ आंसर और है इसका। बट इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यही सेम क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, बट उस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए अभी। यस, चलिए जी अगला आंसर बताइए। The total volume of the blood in the normal human being of approximately 70 kg. In the adult human being is approximately. तो यहां पे क्या है?
देखिए हमारी बॉडी में ब्लड की बात चल रही है 70-80 kg, ये तो उन्होंने ऐसे ही लिख दिया, सिर्फ नॉर्मल ब्लड की बात चल रही है। और मैंने आपको बताया हुआ है हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो 5 से 5.5 लीटर के आसपास होता है, 5 से 5.5 लीटर के आसपास होता है। और गर्ल्स के अंतर्गत जो है 4.5 से 5 लीटर के आसपास होता है। गर्ल्स में थोड़ा सा कम इसीलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, मासिक वाला, मंथ वाला जो प्रोसीजर चलता है, जिन्हें हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। 28 दिन के बाद वो साइकिल चलता है और ब्लड लॉस बहुत होता है, जिसके कारण उनका हमारी बॉडी से, मतलब ह्यूमन बॉडी से, मेल बॉडी से थोड़ा सा ब्लड कम होता है आपका। क्लियर? अब बात यहां पे करते हैं तो इसका आंसर सीधा सीधा हमें मिल गया, दैट इज 5000 ml। 5000 ml दैट इज 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है यहां पे। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ब्लड की अगर मैं बात करता हूं तो ब्लड जो है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक इसको हम कहते हैं। इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4, जिसके लिए हम इसको कहते हैं एल्कलाइन। एल्कलाइन इज द, मतलब उसका पीएच से हम एल्कलाइन उसको वर्ड यूज कर देते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? अब अगर मैं बात करता हूं ब्लड की, तो ब्लड अपने आप में तो 100% है ना। सो ब्लड के दो पार्ट आते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो है प्लाज्मा और एक होते हैं सेल, कार्पस्कल्स। ठीक है? प्लाज्मा जो होता है 55% होता है और सेल जो होते हैं आपके 45% होते हैं। और प्लाज्मा का 90% जो होता है वो होता है वाटर। और पानी का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो दैट मीन्स प्लाज्मा का फंक्शन भी यही होगा। हमारी बॉडी में कोई भी चीज है, चाहे हार्मोन है, चाहे आप खाना खा रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने का काम किसका हो जाता है? आपका प्लाज्मा का काम हो जाता है। और ब्लड प्लाज्मा फिल्टर कहां पे होता है? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर एक आपका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है नेफ्रॉन, वहां पे क्या होता है? आपका ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? फिल्टर, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्राणस्पंदन के नाम से इसको हम जानते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेल्स की बात करते हैं तो 3 तरीके के हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। क्लियर? और इन तीनों में सिर्फ न्यूक्लियस होता है ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ। अगर हम वर्ड यूज करते हैं ब्लड कैंसर, कैंसर का मतलब क्या होता है? कैंसर का मतलब होता है कोई सेल आपका अनलिमिटेड टूट रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। वो टूटने का मतलब ये होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा वही टूटेगा। सो दैट मींस ब्लड कैंसर इज रिलेटेड विद द डब्ल्यूबीसीज। इसीलिए ब्लड कैंसर को हम और क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहा जाता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और डब्ल्यूबीसीज की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं इसको। क्लियर? डब्ल्यूबीसीज का काम क्या होता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना, इम्यूनिटी से हमें बचाना, इंफेक्शन से हमें बचाना और ये सब चीजें। आरबीसीज का काम होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाना। प्लेटलेट्स का काम होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाना। क्लियर? ये याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? चलिए अगला आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है? इनमें से यूनिट ऑफ हीट कौन से नहीं है? यूनिट ऑफ हीट, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, तो आपको सीधा निकाल देंगे आप लोग, क्योंकि 1 ग्राम मतलब एक चीज से कैलोरी थी, इसकी ऊर्जा होती है, जूल भी इसकी ऊर्जा होती है आपकी, मतलब यूनिट होते हैं। अर्ग भी आपके यूनिट होते हैं। सेंटीग्रेड इज नॉट द यूनिट। आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेंटीग्रेड जो होते हैं वो आपके टेम्परेचर के होते हैं, लेकिन टेम्परेचर के एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं केल्विन। और अदरवाइज सेल्सियस, फारेनहाइट, ये सब चीजें हम यूज करते हैं किसमें? आपके इन चीजों में। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। और 1 अर्ग जो होता है ये किसके बराबर होता है? दैट इज 10⁻⁻7 जूल के बराबर देखने को हमें मिलता है। एक दिमाग में क्वेश्चन और आता है मेरे, क्या कि 1 किलोवाट आवर, जैसे आपकी वो होती है, पावर होती है, घर में आती है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होती है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1 हॉर्स पावर पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर ये किसके बराबर होती है? 746 वॉट के बराबर होती है। ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको पेपर में पूछ ले जाते हैं, तो इसका याद रखना। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो ऐसा यूनिट इज जूल और न्यूटन मीटर इज मतलब यूनिट ऑफ हीट ही है। क्लियर? कैलोरी की अगर मैं बात करता हूं, कैलोरी जो एक ऐसी अमाउंट हीट जो नीड होती है, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो उसे हम कैलोरी कहते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? याद रखना। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है।
द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सी ऐसी चीज नहीं है, चाहिए नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए, लाइट की प्रेजेंस में खाना बनना प्लांट के अंतर्गत। ध्यान से समझने वाला पार्ट है ये। देखिए, एटमॉस्फेयर से हमें आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, हम पानी बाहर से दे देते हैं, क्लियर, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लूकोज में, और साथ के साथ निकलती है आपकी ऑक्सीजन। पॉइंट समझ आया। और ये आपका क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल वहीं होगा जहां पे आपका ग्रीन कलर होगा, और साथ के साथ आपको चाहिए होगी सनलाइट, और सनलाइट भी आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी, 400 टू 700 नैनोमीटर की आपको लाइट चाहिए होगी, जो कि विजिबल लाइट है। और इससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके ये बना जाते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है यहां पे। अब बात यहां पे है, बहुत सारे क्वेश्चन है, हमें पहले तो कौन सी चीज चाहिए नहीं, तो हमें तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी चाहिए नहीं होती। ऑक्सीजन इससे बनाई जाती है, इस प्रोसेस से ऑक्सीजन बनती है, ना कि ऑक्सीजन हमें चाहिए। पॉइंट समझ आया। ये ऑक्सीजन आती कहां से है, ये पानी का टूटना, पानी जब टूटता है ऑक्सीजन तब बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मतलब क्या हो गया आपका, लाइट की प्रेजेंस में पानी का टूटना, तो वो क्या पैदा करता है, ऑक्सीजन पैदा करता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है, एटमॉस्फेयर से आती है। अब ये कौन से प्रोसेस से आती है, रिडक्शन प्रोसेस से आती है। ये कौन से प्रोसेस से आती है, डिफ्यूजन प्रोसेस से आती है आपकी, क्लियर। और पानी जब हम देते हैं बाहर से तो हर जगह के ऊपर जाता है, ऑस्मोसिस के तरीके से जाता है पानी, क्लियर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है आपका ग्लूकोज, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहा जाता है। और आपका जो पानी है, पानी से बनता है आपका ऑक्सीजन, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। पॉइंट समझ आया। सो दैट मींस दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही मतलब रिएक्शन में चल रहा हो। तो सेम दैट मींस ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और वाटर जो है आपका पानी में कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपकी देखने को मिल रही है यहां पे। तो हमें क्या चीज नहीं चाहिए होगी फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑक्सीजन बिल्कुल भी चाहिए नहीं होगी, क्लियर हो गया। फोटोसिंथेसिस के लिए आपके क्लोरोफिल में प्लांट के अंदर एक मेसोफिल सेल होते हैं इनके अंदर सेंटर में मैग्नीशियम एटम होता है, जो कि बहुत जरूरी होता है आपका फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। जाइलम होता है पानी की कंडक्शन के लिए, फिलोएम होता है फूड की कंडक्शन के लिए आपके फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में। ये सब चीजें देखने को मिलती हैं यहां पे। प्लांट का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, और अगेन ग्रीन कलर क्यों होता है आपका, ग्रीन कलर होता है फोटोसिंथेटिक, जहां पे क्लोरोफिल होगा वहां पे। अब ग्रीन कलर धीरे धीरे येलो कन्वर्ट करने लग जाता है, जिनके पत्ते जो होते हैं वो येलोइश आने लग जाते हैं। वो रीजन क्या होता है, कैरोटीन पिगमेंट। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये याद रखना। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन। चलिए जी अगला आंसर बताइए। इनमें से ऐसा कौन सा स्केल है जिसके टेम्परेचर के ऊपर कभी भी वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू कभी भी किसी के पास नहीं आएगी यहां पे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका, सेल्सियस के अंतर्गत आपकी वैल्यू कभी भी नहीं नेगेटिव आएगी। क्यों नहीं आएगी, अब देख लीजिए। C/100 इज इक्वल टू F-32/100, क्लियर, और इज इक्वल टू K-273.15/100, क्लियर, और R/80, क्लियर हो गया आप लोगों को, R/80। तो इसमें से हमें वैल्यू जो है आपकी सॉरी डजंट हैव ए नेगेटिव वैल्यू, तो वो केल्विन की नहीं आएगी। केल्विन की कभी भी वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव नहीं आएगी, ये याद रखना, नॉट सेल्सियस, केल्विन की। आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, केल्विन इज द राइट वन। यस, आंसर नंबर सी, केल्विन इज द राइट वन। केल्विन की कभी भी वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव नहीं आएगी, ये याद रखना। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। बाकी टेम्परेचर वाली चीजें मैंने आपको बताई दी हैं, क्लियर। ये फॉर्मूला से आप कुछ भी चीज निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो वो होता है जिसे हम कहते हैं जीरो केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब हो गया जीरो केल्विन, जहां पे आपका पानी जो है मॉलिक्यूलर मोशन गैसेस का, लिक्विड्स का, सॉलिड्स का बंद हो जाता है। वो अगर फारेनहाइट में बात करते हैं तो यहां पे आ गई, रैंकाइन में बात करते हैं तो यहां पे आ गई, केल्विन हो गया 0 और सेल्सियस हो गया -273.15। तो दैट मीन्स केल्विन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, ये याद रखना।
ये सारे पॉइंट्स बता रखे हैं, तो आपको पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए जी अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए, विच इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? जिम वाले लोग भी कहते हैं और जिम वाले लोग खाते भी हैं ये, तो कौन सा सबसे अच्छा सोर्स है? एंड दैट इज द सोयाबीन। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, सोयाबीन इज द राइट वन। प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वो सब चीजें मैंने आपको डिटेल में समझा रखी हैं। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। इनमें से ऐसा कौन सा फ्रूट है जिनके बीज जो होते हैं वो बाहर होते हैं? इनमें से ऐसा कौन सा फ्रूट है जिनके बीज बाहर होते हैं? ये तो शक्ल देख लो, स्ट्रॉबेरी, बनाना, कैश्यू नट, ग्राउंड नट, तो आपको समझ आ जाएगा। सीधी सी बात है, जो स्ट्रॉबेरी होती है उनके बीज हमें बाहर को देखने को मिलते हैं। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, क्लियर। अगर मैं बात करता हूं सीड्स को, सीड है तो सीड हमें सीड है तो ऑब्वियसली बात है उसमें सीड टूट नहीं रहा। सीड जब टूटेगा तभी जाके प्लांट बनेगा या आगे चीजें बनेगी। सीड को तोड़ने के लिए आपको कौन सा हार्मोन चाहिए होता है? साइटोकाइनिन हार्मोन चाहिए होता है। सेल ग्रोथ के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन चाहिए होगा, यानी कि सीड को पकने के लिए, प्लांट में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको साइटोकाइनिन हार्मोन चाहिए होगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना। फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहा जाता है, क्लियर। और फ्रूट को पकने के लिए कौन सा गैसियस हार्मोन चाहिए? इथाइलिन। इथाइलिन इज द गैसियस हार्मोन जो फ्रूट्स को चाहिए होता है। और फ्रूट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो एक आपका जो है दैट इज मतलब रेवोल्यूशन हुआ था, गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन फॉर द एप्पल, फॉर द फ्रूट, फॉर द हॉर्टिकल्चर, ये देखने को हमें मिलता है। एंड फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी, फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बनाना की बात करूं, एप्पल की बात करता हूं, तो इनमें सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है आयरन, क्लियर। तभी आपने देखा होगा अगर हम सेब को काट के रख दें या बनाना को काट के रख दें तो उसमें जो कलर है वो चेंजेस देखने को मिल जाते हैं और वो टर्न करने लग जाता है ब्राउनिश कलर में या जंग लगने वाले कलर में, रेडिश कलर में। वो रीजन क्या होता है? आयरन उसमें देखने को मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रॉबेरी इज द राइट वन। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये कब सेलिब्रेट किया गया था? पहली बार, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो दिस वाज सेलिब्रेटेड इन द 2010। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी, 2010 में ये सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आंसर नंबर सी। बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है? 22 मई को, 22 मई को, 22 ऑफ मई। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली 22 ऑफ मई निकली है आपकी, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसी एरिया जहां पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज वहीं पे पाई जाती है और उनको डर होता है खत्म होने का, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है और डर होता है खत्म होने का। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे इंडिया में कहां कहां पे हैं? वेस्टर्न घाट में है, ईस्टर्न हिमालयाज में है, क्लियर, सुंडा लैंड में है। तो ये आपके हॉटस्पॉट्स देखने को हमें मिलते हैं इंडिया में। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज, सबसे बड़ा सोर्स जो है वर्ल्ड में पोल्यूशन का वो कौन सा है? सबसे ज्यादा सोर्स जो है पोल्यूशन का कौन सा है? हर्बिसाइड्स जो हर्ब्स को खत्म करने के लिए होते हैं, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को खत्म करने के लिए, ऑटोमोबाइल गाड़ियों से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मतलब उद्योगों से निकलता है, सीवेज एंड गार्बेज मतलब मलजल और कूड़ा कचरा। तो सबसे ज्यादा जो है हमारा पोल्यूशन जो वर्ल्ड के अंतर्गत देखने को मिलता है वो है सीवेज और गार्बेज का। कोई भी चीज कहीं पे भी खाते हो और कहीं पे भी फेंक देते हो और वो अगेन छोटा सा हिस्सा चलता 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 नदियों में, नहरों में, कैनाल में एंड एट द एंड ओशन में, सी में जाके जम जाता है और वहां पे आपकी जो प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। सो सबसे बड़ा सोर्स है वर्ल्ड के अंतर्गत सीवेज एंड कूड़ा कचरा। आंसर नंबर सी इज द राइट वन, आंसर नंबर सी। वॉशिंग ऑफ द पील्ड वेजिटेबल रिमूव विच विटामिन, जब हम सब्जियों को काटते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन जो है फिर उसको धोते हैं तो सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा लॉस हो जाता है? पहली बात तो विटामिन की अगर मैं बात करता हूं तो विटामिन वर्ड हमें दिया था फंक ने, क्लियर। विटामिन दो तरीके के होते हैं, वाटर सॉल्युबल जो होते हैं आपके विटामिन बी और विटामिन सी,
और एक होते हैं आपके फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसे ए होता है, डी होता है, ई होता है और आपका के विटामिन होता है यहाँ पे। क्लियर? तो पानी से जो आपका कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, एंड दैट विटामिन इज विटामिन सी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन सी। विटामिन सी को हम और क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी रोग देखने को मिलेगा। स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों से ब्लड निकलने लग जाता है। विटामिन सी हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ सिट्रस फ्रूट से मिलता है, नो एनिमल फूड। एनिमल फूड से हमें देखने को नहीं मिलता, इसी कारण मिल्क के अंतर्गत जो होता है आपका विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी जो होता है आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, इसीलिए मिल्क में ना तो विटामिन सी है ना ही इसके अंतर्गत आयरन देखने को हमें मिलता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है आपकी, ये याद रखना है आपको। क्लियर? आंसर नंबर सी, विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। और विटामिन ई की बात करते हैं तो इसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, टोकोफिरोल। और ये एंटीस्ट्राइल विटामिन भी है, ये एंटीस्ट्राइल। क्लियर? नपुंसकता को भी खत्म करता है। विटामिन डी, जिसे हम क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं आप, और इसका दूसरा नाम होता है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल मतलब कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन। क्लियर? और इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में। दैट मींस हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती हैं, हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं यहाँ पे। विटामिन ए का नाम है आपका रेटिनॉल। क्लियर? तो ये इसकी कमी से हो जाता है आपको जीरोफ्थैल्मिया, आंखें ड्राइज होने लग जाती हैं। क्लियर? और नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को दिखना बंद होने लग जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस होने लग जाती है यहाँ पे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी इज द राइट वन, विटामिन सी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में? एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है? 72 टाइम जो है आपकी हार्ट बीट होती है, ये याद रखना। हार्ट बीट का मतलब क्या होता है? हार्ट बीट का मतलब होता है जो हार्ट है वो आपका ऐसे बीट कर रहा है। क्लियर हो गया आप लोगों को? जाने के बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, जाने की कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, रिलैक्सेशन भी हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सब चीजें चलती हैं। एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। क्लियर हो गया आप लोगों को? कॉन्ट्रैक्शन को हम और क्या कहते हैं, सिस्टोल के नाम से जानते हैं, और रिलैक्सेशन की बात करें तो इसको हम डायास्टोल के नाम से जानते हैं। तो दैट मींस सिस्टोल एंड डायास्टोल कॉन्स्टिट्यूट द हार्ट बीट। एक हार्ट बीट जो होती है आपकी, वो जिसमें 70 ml ब्लड जाता है आपका, 70 ml ब्लड जाता है, तो अब क्या होगा, 72 हार्ट बीट का मतलब क्या हो गया, 72 हार्ट बीट का मतलब हो गया 72 गुना 70, तो इसका मतलब 5040 ml। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 5.04 लीटर ब्लड जो है हमारा जाता है। दैट मीन्स अगेन यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकल आया कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो 5 लीटर के आसपास देखने को हमें मिलता है। क्लियर? और इस पूरे के पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहा जाता है, जो ये प्रोसेस होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। और हार्ट बीट को हम कैसे मेजर करते हैं, स्टेथोस्कोप से मेजर किया जाता है आपका। क्लियर? और यहां से हम मापते क्या है, यहां से हम मापते हैं पल्स। पल्स भी एक मिनट में कितनी होती है, 72 होती है। पल्स को मापने के लिए हम कहां पे उसका हाथ कहां पे लगाते हैं, आर्टरीज के ऊपर हाथ लगाते हैं, ये याद रखना। क्लियर? ये आर्टरीज वही होती हैं जहां से आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड आपकी बॉडी में जा रहा होता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? और जो एओर्टा होती है ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है आपकी, महाधमनी होती है ब्लड हार्ट के अंतर्गत। चलिए जी अगला आंसर बताइए। दांत और बोन्स आपकी स्ट्रांग रहती हैं, रिजिड रहती हैं, किसके कारण? तो दांत और बोन्स जो हैं आपके स्ट्रांग रहती हैं कैल्शियम के कारण। दोनों कैल्शियम के बने हुए हैं, फास्फोरस के बने हुए हैं। दांतों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। क्लियर? बनाने वाले सेल्स को क्या कहते हैं, ओडोंटोब्लास्ट। दांत जो हैं आपके, दांत के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इनेमल। इनेमल जो होती है नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। प्रकृति में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, मतलब बॉडी में, नेचुरल बॉडी में, इसको नेचुरल वर्ड नहीं कहेंगे, बॉडी के अंतर्गत जो है आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, इनेमल। अगर मैं नेचर की बात करता हूं तो नेचर में तो आपका है डायमंड, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन भी है। क्लियर हो गया आप लोगों को? बोन्स की स्टडी की बात करें तो बोन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी।
और बोन्स को बनाने वाले सेल इज ऑस्टियोब्लास्ट, ये याद रखना। क्लियर। फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन अगर आप खा लेते हैं ज्यादा तो क्या हो जाता है, फ्लोरोसिस हो जाता है। दो तरीके का फ्लोरोसिस होता है, एक होता है डेंटल फ्लोरोसिस, क्लियर, और एक होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस। अगर दांतों में ज्यादा हो जाए तो डेंटल कहेंगे, पूरी अस्थि पिंजर पूरी बॉडी में हो जाएगा तो स्केलेटल वर्ड यूज किया जाएगा। सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो एसिड बेस बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, क्लियर। मसल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है कौन, दैट इज आपका जो है सोडियम। सोडियम और पोटाशियम आयन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। क्लोरीन मैंने आपको बता ही दिया, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए आपको चाहिए होता है, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। यहां पे देखिए जी कैल्शियम और फॉस्फेट चाहिए होगा आपकी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और बोन्स के लिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। Which of the following is known as the master gland? इनमें से मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, जो सभी चीजों को कंट्रोल करके रखती है, मास्टर ग्लैंड है तो वो है आपकी दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। क्लियर हो गया आप लोगों को। ये सभी ग्लैंड्स को आपकी एक्टिवेट करके रखती है, बचा के रखती है, मोटिवेट करके रखती है और सारे हार्मोन जो हैं यहां से निकलते हैं आपके और पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपकी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, पॉइंट समझ आया। और थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है अगेन आयोडीन के साथ संबंधित हो गया, जो ग्वाइटर रोग ये वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी अभी, क्लियर। पैराथायराइड हार्मोन जो होती है ग्लैंड जो होती है वो आपकी थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है, क्लियर। हमारी बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन करके रखना वो पैराथायराइड ग्लैंड के साथ संबंधित होता है। एड्रिनल ग्लैंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये किडनी के ऊपर लगी होती है आपकी और इससे एक हार्मोन निकलता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एड्रिनालिन। एड्रिनालिन हार्मोन निकलता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट बीट वगैरह को बढ़ाता है, इसीलिए इसको 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, फाइट, फियर, फ्लाइट। जब ये तीन कंडीशन होती हैं तो आपकी हार्ट बीट वगैरह बढ़ जाती है, इसीलिए इसको 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। सो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी मास्टर ग्लैंड जो ब्रेन में प्रेजेंट होती है और ये कंट्रोल किसके द्वारा करी जाती है, हाइपोथैलेमस द्वारा। हाइपोथैलेमस जो है आपकी बॉडी के अंदर हंगर कंट्रोल सेंटर है और थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर है, भूख का और प्यास का सेंटर देखने को हमें मिलता है। चलिए जी अगला आंसर बताइए। रेबीज जो है वो क्या है, रेबीज जो है ये एक वायरल प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये वैसे डॉग्स में देखने को मिलती है, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं। अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए मतलब डॉग को रेबीज हो, अगर वो किसी को काट लेता है तो उसको भी रेबीज हो जाएगी और उसमें पानी से डर लगने लग जाता है, इसीलिए रेबीज को हम और क्या कह देते हैं, हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, पानी से डर लगने लग जाता है यहां पे, क्लियर। फंगस की अगर हम बात करते हैं तो फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। कौन सा फंगस तुम खा सकते हो, मशरूम, समझ आया। वायरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। और इसके फादर कौन है, इवेनोवस्की। और वायरोलॉजी के सेंटर कहां पे है, पुणे के अंतर्गत। टोबैको मोजेक वायरस पहली बार ढूंढा गया था, टोबैको इंडिया में लेके आए थे पोर्तुगीज, लेकिन कंजम्पशन बैन किया था जहांगीर ने। और टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया कहां पे है, गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश में देखने को हमें मिलता है, क्लियर। और नो टोबैको डे कब होता है, 31st ऑफ मे, 31st of May, no tobacco day. This is again very important point, clear. And virus are the connective link between the living and the non-living. So this is very important. Answer number D is the correct answer. Answer number D. चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइस इज पैक्ड इन द सॉडस्ट बिकॉज। आइस को जो होती है वो बुरादे में हम क्यों रख देते हैं, हम देखते भी हैं कि बुरादे के अंतर्गत जो है वो आपकी जो है वो जो आइस है वो पिघलती नहीं है। वो आइस पिघलती क्यों नहीं है,
क्योंकि वो गुड कंडक्टर नहीं है हीट का। अगर वो गुड कंडक्टर हीट की होती तो हीट उसमें बुरादे में जाती और एट द एंड जो है आपका क्या हो जाता, बर्फ पिघल जाती। अगर बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर का मतलब क्या हो गया कि उसमें हीट जाएगी नहीं और उसके कारण बर्फ पिघलेगी नहीं। सो आइस जो है आपका, सॉडस्ट जो है आपकी, वो क्या है, दैट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट देखने को मिलती है, जिसके कारण वो आपकी बर्फ जो है पिघलती नहीं है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब भी एक पत्थर को आप देखा होगा, आपने किया भी होगा, सबने किया होता है, एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो उसमें तरंगे लहरती हैं, पॉन्ड्स में तरंगे आती हैं, और वो तरंगे जो होती हैं, लहरें जो होती हैं, वो कौन सी लहरें बनती हैं वहां पे, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बनती है और उसमें ट्रांसवर्स वेव भी बनती है। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबी वाली, ऐसे। क्लियर। सो ये दोनों बनती हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 इज द राइट वन। क्लियर। आंसर नंबर सी इज द राइट वन। आंसर नंबर सी। अगेन एक चीज क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जैसे पॉन्ड होता है, पॉन्ड में मछलियां आपको दिखती हैं, मछलियां आपको दिखती हैं बहुत ऊपर, लेकिन एक्चुअली वो ऊपर नहीं होती, बहुत नीचे होती हैं। वो हमें ऊपर क्यों दिखती हैं? उसके ऊपर दिखने का रीजन क्या होता है? दैट इज द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन रीजन होता है, ये याद रखना। फिश की बात कर दी थी मैंने यहां पे, तो फिश की स्टडी को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। क्लियर। और फिश के पालने को क्या कहते हैं हम? पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। और फिश के लिए रेवोल्यूशन था आपका ब्लू रेवोल्यूशन, ये याद रखना। आंसर नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। चलिए जी अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सन जो है वो हमें लाल दिखाई देता है कब? जब सनराइज होता है और सनसेट होता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि रेड कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है बहुत ज्यादा होती है और वो स्कैटर्ड अवे हो जाता है, जिसके कारण हमें वो रंग जो होता है वो लाल दिखाई देता है। दैट मींस द रेड लाइट हैविंग द लॉन्गर वेवलेंथ एंड इट स्कैटर्ड अवे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था आपका, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ब्लू कलर ऑफ द मून ब्लू कलर ऑफ द वाटर एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये याद रखना है आपको, ठीक है। और सन के पास ऊर्जा जो आती है, एनर्जी जो आती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब दो चीजें जुड़ती हैं और बड़ी चीज बनती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है और उसके बाद जो है ये ऊर्जा बहुत ज्यादा डेंजरस होती है सन के अंदर। क्लियर। और सन की लाइट जो है आपकी कितने टाइम में पहुंचती है? 498 सेकेंड में पहुंच जाती है धरती के ऊपर। ये भी आपको याद रखना है। चलिए जी आंसर बताइए। कौन सा फिनोमिना चमगादड़ और डॉल्फिन जो यूज करते हैं प्रे को फाइंड आउट करने के लिए, प्रेडेटर्स को फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को फाइंड आउट करने के लिए, ये क्या करते हैं? ये साउंड छोड़ते हैं और वो साउंड कौन सी होती है आपकी? अल्ट्रासोनिक। पॉइंट समझ आया? अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ते हैं, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज देखने को हमें मिलती है। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या होगा? इसमें हमें कैसे फाइंड आउट होता है? यस बताइए। यस बिल्कुल सही आंसर। इसमें क्या बनेगा आपका? इको फॉर्मेशन से हमें पता लग जाता है। तो आंसर इसमें क्या पता चलेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। यस आंसर नंबर डी, इको से हमें पता लग जाता है। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा डॉल्फिन के बारे में। हमारी जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो गंजेटिक डॉल्फिन है, गंगा रिवर में होती है, तो गंजेटिक डॉल्फिन कहते हैं। उसका नाम दूसरा क्या होता है? प्लेटानिस्टा गंजेटिका। प्लेटानिस्टा गंजेटिका। So this is important one, Platanista gangetica, आंसर नंबर डी। So this is the, ये आपकी सोनार मेथड जैसे होता है आपका, वही सेम इको, दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंज, उसी चीज को यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं और आपको ऑब्जेक्ट पता लग जाता है। चलिए अगला आंसर बताइए। एक फ्लाइंग जेट जो होता है वो क्या पोजेस करता है? देखिए एक वायुयान है, मतलब हवा में चल रहा है। पहली बात तो हवा में चल रहा है। जब हवा में चल रहा है तो मोशन में है, चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो एक ही पोजीशन में चल रहा है, ऐसे ऐसे तो नहीं हो रहा, मतलब एक ही पोजीशन में चल रहा है, तो दैट मींस पोटेंशियल होगी। तो दोनों ही ऊर्जा होती है, पोटेंशियल भी होती है, काइनेटिक भी होता है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है mgh कहते हैं उसको,
मास ग्रेविटी हाइट के लिए, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ mv² होती है, मास एंड वेलोसिटी के साथ संबंधित होती है ये। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और मैंने आपको बताया था कि जेट प्लेन्स कहां पे चलते हैं, आपकी कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं ये, क्लियर, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में चलते हैं। वहीं पे आपकी ओजोन भी देखने को मिलती है जो कि यूवी रे से हमें बचाती है, याद रखना। चलिए अगला आंसर बताइए। टंगस्टन, टंगस्टन जो है आपका वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए। वो क्यों यूज किया जाता है, आपने देखा होगा हम बल्ब को छोड़ देते हैं, कई बार आप घर से चले जाते हैं, महीना महीना चले जाते हैं तो बल्ब चलता रह जाता है पीछे से, वो फिर भी फ्यूज नहीं होता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का है। वो टंगस्टन फिलामेंट करता क्या है, आपके वो मतलब जो उसका टंगस्टन का फिलामेंट है वो क्या है, वो पिघलता नहीं है, जिसके कारण वो हमेशा टिका ही रहता है। सो दैट मीन्स इट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण वो टिका रहता है और वो पिघलता नहीं है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। गलनांक बहुत ज्यादा हाई होता है उसके कारण, आंसर नंबर डी इज द राइट वन, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है जी टंगस्टन का पॉइंट। द वेरियस एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग द एड्स आर, देखिए जी इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम जो है एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्स, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है आपका, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। अब एक चीज देखिए, इसमें क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब आपकी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है। इम्यूनिटी का मतलब नेचुरल शक्ति जो आपकी बॉडी में है, नेचुरल पावर जो आपकी बॉडी में है किसी भी इंफेक्शन के अगेंस्ट लड़ने की, तो दैट इज योर इम्यूनिटी। और वो कौन लेके आते हैं हमारी बॉडी में, WBC सेल्स, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। इट मींस किसी भी पर्सन को अगर एड्स होता है तो उसके WBC सेल्स के ऊपर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एड्स में एक्चुअली ये प्रॉब्लम किसकी है, ये वायरल प्रॉब्लम होती है, और इसमें जो है आपका RNA वायरस आता है। हमारी बॉडी का DNA वायरस, DNA हमारी बॉडी में होता है, लेकिन वायरस कौन सा है, RNA। और मैंने आपको बताया है कि जो वायरस होता है दे आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। अगर बाहर हवा में देखें तो नॉन लिविंग है, जैसी बॉडी में चले जाएंगे वो लिविंग हो जाएंगे और विभाजन उनका स्टार्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन उनकी स्टार्ट हो जाएगी। और इट मींस जब हमारी बॉडी में RNA बनने लग जाएगा तो DNA हटके RNA बन जाएगा, तो जिससे हमारी बॉडी जो है उस चीज को सह नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे लिए जो है DNA मॉलिक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहां पे RNA बनेगा तो पर्सन की डेथ होगी ही होगी, क्लियर। अब बात यह है कि एड्स को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इम्यूनाइजेशन नहीं, आप कैसे इम्यूनिटी कर सकते हैं, टीकाकरण तो है ही नहीं है, एड्स के लिए कोई भी टीकाकरण नहीं है, वायरल प्रॉब्लम है, ये तो गलत हो गया। आंसर नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 इज द राउंड वन। सर्वेलेंस ऑफ द पेशेंट, रोगियों की निगरानी रखना, बिल्कुल जो कोई भी पर्सन है अगर पेशेंट है उसको निगरानी आपको रखनी पड़ेगी, ये करना है ये नहीं करना, प्रॉपर तरीके से। सेफ्टी इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस बिल्कुल आपको प्रोवाइड करनी है, तो इसीलिए आंसर इसमें क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर, 2, 3, 4। एक चीज आपको और बताऊंगा, एड्स डे कब होता है, 1 दिसंबर को एड्स डे होता है। इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है, दैट इज एलाइजा टेस्ट। किसके लिए, एड्स के लिए। दिस इज कॉल्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो दिस इज द आपका दैट इज एलाइजा, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी इज द राइट वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। What is the magnitude of the maximum disturbance of the in the medium on the either side of mean value is? On the either side of mean value is क्या होता है, क्या होता है? देखिए ये है आपका मीन वैल्यू यहां पे, इसकी आइदर डायरेक्शन में, तो दिस इज जो है आपका मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होगी ऑन द आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड आपका एम्पलीट्यूड, उसको हम कह देते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां होगा आपका, बिल्कुल कॉर्नर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी की बात करें, आवर्ती की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके एक यूनिट में ऑफ टाइम में कितनी नंबर ऑफ अकरेंस हो रही है, एक यूनिट ऑफ मतलब
एक सेकंड लगा लो, एक टाइम सेकंड लगा लो, किसी भी लगा लो कि कितनी आपकी रेपिटेशन हो रही है, उस चीज को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर हो गया। ऑसिलेशन, दोलन, ऑसिलेशन का मतलब इस तरीके से प्रॉपर तरीके से घूम जाना। यस, सेंट्रल वैल्यू से दो और डिफरेंट स्टेट्स में रेपिटेटिव वेरिएशन अगर हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका ऑसिलेशन कह देते हैं। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, दो क्रेस्ट के बीच में या फिर दो आपके ट्रफ के बीच में जो भी गैप होगा दैट इज कॉल्ड आपका वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य उसको हम कह देते हैं। यस, बिल्कुल सही। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, एम्पलीट्यूड इज द करेक्ट आंसर। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1/t। 1/t इज 1 टाइम पीरियड। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे देख लीजिए, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, एक आइदर साइड के ऊपर अगर आपकी मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होती है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए वर्ड से। और एम्पलीट्यूड जो होता है वो आपकी हाइट होती है, ये वाली हाइट। एम्पलीट्यूड क्या होती है, हाइट, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दिस इज एम्पलीट्यूड। क्लियर। और ऐसा यूनिट क्या होती है, बिल्कुल सेम जो डेंसिटी और प्रेशर की होती है। डेंसिटी की मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या होता है किलोग्राम, और यहां पे वॉल्यूम दैट इज लीटर क्यूब, किलोग्राम पर लीटर क्यूब। दिस इज द आपकी प्रॉपर तरीके से यूनिट देखने को मिलेगी। चलिए जी, अगला आंसर बताइए, अगला आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, इनमें से ऐसा कौन सा फूड आइटम है जहां पे हाईएस्ट पर ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू देखने को आपको मिलती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एक ग्राम, एक किलोग्राम कोई भी चीज अगर आप खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में कितनी हीट एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड आपका कैलोरीफिक वैल्यू। पॉइंट समझ आया। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को अगर खाते हो तो एक ग्राम में कितनी एनर्जी मिलती है हमें, 4.2 कैलोरी मिलती है। दिस इज कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर। और अगेन उसके बाद प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो आपका 5.65 कैलोरी मिलती है। फैट्स की बात करते हैं तो 9.3 कैलोरी मिलती है। तो इनमें से सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगी, दैट इज घी में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। जो घी है एक्चुअली क्या है, घी जो है आपका प्रॉपर तरीके से फैट देखने को हमें मिलता है। और घी जो होता है आपका सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड फैट्स, दे आर नॉट इजीली डाइजेस्टेबल। मतलब सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं दे आर नॉट इजीली डाइजेस्टेबल, अच्छी तरीके से डाइजेस्टेबल नहीं होते ये। और इनमें दो कार्बन के बीच में जो होता है सिंगल बॉन्ड देखने को आपको मिलता है। सो घी की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है और डाइजेस्ट हम अच्छे से नहीं कर पाते। पॉइंट समझ आया आप लोगों को। इसीलिए हम जब भी कोई चीज खाते हैं तो हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चीज खाते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती हैं इनको हम गुड फैट्स के नाम से भी जानते हैं, गुड फैट्स भी कहते हैं क्योंकि इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। और इनके दो कार्बन के एटम के बीच में डबल या आपका ट्रिपल बॉन्ड देखने को आपको मिलता है। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राइस तो आपका कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर। मीट में सभी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन भी है, आपका प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, मेज, मक्का, अगेन जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए इज द करेक्ट आंसर, घी। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। इनमें से सबसे ज्यादा जो इलास्टिक है वो क्या होता है। यस, सबसे ज्यादा जो इलास्टिक है वो क्या है, बताएंगे जी जी जी। अब एक्चुअली क्या होता है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, लचीलापन क्या होता है। अगर मैं किसी चीज को ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है, डिफॉर्म कर रहा हूं, तो उसको मैं छोड़ूं तो दोबारा से उसी शेप में आ जाए, मतलब अपनी पोजीशन को फिर ले ले वो, तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। रबर, स्टील, वेट क्ले, प्लास्टिक, ये जो है मैक्सिमम चीजें जो हैं इलास्टिसिटी में आती हैं इसमें से। लेकिन इन दोनों चीजों का आपका कॉम्बिनेशन आ जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, मतलब इनमें से ज्यादा इलास्टिक कौन सी होती है। स्टील जो होती है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है देन द रबर। वाई? क्योंकि स्टील का जो यंग मॉडुलस होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है देन द रबर। यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है आपका यंग मॉडुलस का पार्ट। क्लियर। तो ये आपका यंग मॉडुलस ज्यादा होता है स्टील का, और आंसर नंबर क्या बनेगा, सी। अब स्टील की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें कार्बन इसमें जो है आपका क्रोमियम, आयरन, निकल और आपका कार्बन का कंटेंट हमें देखने को मिलता है स्टील में। रबड़ की बात करते हैं तो नेचुरल रबड़ हमें कहां से मिलती है, इंडिया में, तो दैट इज इन फ्रॉम द केरल। और केरल के एक अंदर एक सैंड है, इट इज कॉल्ड मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल।
वहां से हमें देखने को मिलता है थोरियम। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? रबड़ जो होती है, नेचुरल रबड़ इतनी सॉफ्ट होती है कि हाथ लगाने पे ही टूट जाएगी, तो इसीलिए हम इसके अंदर जो है सल्फर का इस्तेमाल करते हैं और इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ कहा दिया जाता है। और वर्ल्ड वाइड जो है आपकी थाईलैंड से हमें रबड़ देखने को मिलती है। प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं, दो तरीके के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और आपके थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिफरेंस क्या होता है? प्लास्टिक का मतलब यह है कि अगर हम उसको गर्म करते हैं तो दोबारा उस चीज को दोबारा से बनाया जा सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग का मतलब क्या है कि अगर जिस चीज इसको हम गर्म करेंगे, एक बार जहां पे सेट हो गई तो वहीं पे सेट हो गई, वो आपकी थर्मोसेटिंग हो जाएगी। तो आंसर इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। स्टील इज द राइट वन। स्टील, यहां पे देखिए जी, कोई भी चीज के ऊपर प्रेशर लगा रहे हो, कोई भी उसने शेप चेंज करी, दोबारा से रीगेन कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड आपका इलास्टिसिटी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। इको जो प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण देखने को आपको मिलती है? इको जो प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण हमें देखने को मिलती है? यस। अब एक चीज देखिए, इको इज प्रोड्यूस ड्यू टू द। इको का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने एक रूम में साउंड दी और रिफ्लेक्शन होकर मुझे दोबारा से सुन रही है, तो दैट इज कॉल्ड इको। कई बार क्या होता है, जब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो मैं हमेशा चेक करता हूं कि इको तो नहीं हो रही। इको का मतलब मेरी आवाज मुझे तो नहीं सुन रही, गूंज तो नहीं रही, दैट इज कॉल्ड इको। क्लियर? और इको को प्रोड्यूस करने के लिए 17.2 मीटर का जो है आपको डिस्टेंस आपको चाहिए होता है। मिनिमम डिस्टेंस इतना आपको चाहिए होगा, 70.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। क्लियर? और इको क्या होती है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। जैसे जैसे आपकी साउंड रिफ्लेक्ट करती जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं, प्रावर्तन को कहते हैं इको। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? एक वर्ड होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस पेपर में बहुत बार पेपर में आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि एक जैसे जो हिल स्टेशन में देखते हैं रास्ता बना होता है, और ये रास्ता मतलब पत्थरों के बीच में, पहाड़ों के बीच में इतना सा रास्ता है, और छोटी मूवी में भी देखा होगा पैदल चलते जाते हैं, मतलब दोनों साइड से ऐसे होता है, और ये मतलब सारे एक साथ नहीं जाते। उसका रीजन क्या है? जैसे सोल्जर्स की बात करूं तो इस सोल्जर्स को इन रास्तों को पार करना है, वो सारे सोल्जर एक साथ क्यों नहीं जाते? जा तो सकते हैं, क्यों नहीं जा रहे? ठीक है? या फिर हम कहते हैं कि इसके ऊपर दो या तीन गाड़ियां चल रही हैं, 2 गाड़ियां चल रही हैं, तो तीसरी गाड़ी यहां पे रुक जाएगी, मतलब वो एकदम से नहीं जाएगी। वो क्यों नहीं जाएगी? एक्चुअली क्या होता है, चाहे कोई चले, चाहे कोई गाड़ी है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी भी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो है ये सभी की सेम होंगी। मतलब अगर सभी की सेम है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, एक फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, जब भी वो अगला स्टेप यहां पे लेगा तो इट मींस यहां पे प्रेशर आएगा, फिर ये यहां पे लेगा, यहां पे सेम फ्रीक्वेंसी तो चलती चली जा रही है, लेकिन जो इफेक्ट है वो आपका फैलता चला जा रहा है। जो इफेक्ट फैलता चला जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाती है, अगर रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाती है तो ये जो ब्रिज होगा ये टूट जाएगा, ये ब्रिज होगा टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपने देखे होंगे जो म्यूजिशियंस वगैरह होते हैं, जैसे ड्रम लगा लो या कुछ भी है, तो वो क्या करते हैं, वो सेम फ्रीक्वेंसी से वो है उसको मारते रहते हैं। एक दिन वो डब्बा जो होता है टूट जाता है, ड्रम जो है अंदर से जो खोखला हो जाता है। रीजन क्या होता है? वो फ्रीक्वेंसी जो है सेम है, एक दिन एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाएगी और वो एक जब जैसे मारेगा वो टूट जाएगा, तो वो होती है रेजोनेंस। क्लियर? आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए, रिफ्लेक्शन साउंड। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है ये क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म जो होता है क्या होता है? इसमें वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर पर्सन जो है फोकस नहीं कर पाता। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, और ये आपके किस लेंस से आपका क्लियर होगा, ठीक होगा? फ्रॉम द सिलेंड्रिकल लेंस। बेलनाकार जो लेंस होते हैं इससे जो है ये चीज ठीक हो जाती है, एस्टिग्मेटिज्म। आंसर नंबर सी इज द राइट वन। आंसर नंबर सी। कॉनकेव लेंस की बात करता हूं तो जैसे आपका मायोपिया जिसे हम कहते हैं, क्लियर, या फिर आपका शॉर्ट साइटेडनेस कह देते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नजदीक की चीजें दिखना, तो उसे हम करेक्ट कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, लॉन्ग साइटेडनेस की अगर हम बात करते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, या फिर आपका लॉन्ग साइटेडनेस हो गया, या फिर आपका हाइपरमेट्रोपिया। पॉइंट समझ आया? तो ये भी चीज क्लियर कर ली जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, सिलेंड्रिकल लेंस इज द करेक्ट आंसर, सिलेंड्रिकल लेंस। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक एसिड? वीक एसिड इनमें से कौन सा है?
सबसे वीक एसिड इनमें से कौन सा देखने को मिलता है? एसिड का मतलब जिसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो लेस देन 7 होगी। क्लियर हो गया? लेस देन 7 पीएच वैल्यू इज कॉल्ड आपका जो है एसिड, और वीक एसिड आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहां पे सिट्रिक एसिड इज द वीक एसिड। वाई सिट्रिक एसिड? क्योंकि ये मेनली आपका फ्रूट्स में पाया जाता है और ये सिट्रस फ्रूट्स में देखने को हमें मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स में, ध्यान रखना, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कंपेरेटिवली HCl। HCl जो है हम बाथरूम क्लीनर में भी यूज करते हैं, बाथरूम क्लीनर में भी। HCl का जो इस्तेमाल है जो आपका एक्वा रेगिया जिसे हम कहते हैं अमलराज, ठीक है, जो गोल्ड और प्लैटिनम को शुद्ध करने में आपको हेल्प करता है, जिसमें 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट HNO3 का हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपका एक्वा रेगिया है, अमलराज है, और वो आपका गोल्ड और प्लैटिनम को शुद्ध करने में आपका हेल्प करता है। और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी में स्टमक से जो है ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल, वहां से निकलता है आपका HCl, और ये HCl क्या करता है? ये खाने को पचाता भी है और प्लस स्टमक के अंदर जो है पूरा मीडियम बना देता है, जिससे जो एंजाइम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले वो भी एक्टिव हो पाए। क्लियर? तो ये याद रखना। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, H2SO4, जिन्हें हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जाना जाता है, किंग ऑफ एसिड के नाम से। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नाइट्रिक एसिड मैंने आपको बता दिया, HNO3 का पार्ट आता है। पहली बारिश जब आती है, फर्स्ट रेन जब आती है, तो वो आती है नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड भी लिख सकते हैं। पहली रेन जो एसिड रेन होती है वो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो कौन कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर आपका आ सकता है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। तो ये भी आपका पहला एसिड रेन का कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन। सिट्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, सिट्रिक एसिड। तो ऑल दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल दीज आर द वीक एसिड। इसको जस्ट स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ताकि आपको चीजें पता चलती चली जाए। क्लियर? यहां पे एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, ये आपका क्या है? वीक एसिड है। ये हमारा विनेगर में यूज करते हैं, हम सिरका वगैरह में यूज करते हैं। और फॉर्मिक एसिड जिसे हम मिथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं, और ये हमारा होता है जितनी भी चींटियां होती हैं, रेड एंट्स, उनमें देखने को आपको मिलता है। बेंजोइक एसिड किसी भी चीज को, फूड वगैरह को प्रिजर्व करने में आपको हेल्प करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड होता है टोमेटो वगैरह में, ठीक है, रस्ट स्पॉट को हटाने में आपका हेल्प करता है, जंग के निशान वगैरह मिटाने में। सो ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ये याद रखना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, जो केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का वो क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है दैट इज कॉल्ड आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? आंसर नंबर बी। खाना वगैरह बनाने में आपका काम आता है। सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 डॉट 10H2O। दिस इज कॉल्ड आपका जो है सोडियम कार्बोनेट, और इसको हम और क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा के नाम से भी इनको जाना जाता है, वॉशिंग सोडा। इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? सोडियम क्लोराइड इज NaCl, सोडियम क्लोराइड इज NaCl। क्लियर? NaCl का कहते हैं, और ये आपका नॉर्मल कॉमन सॉल्ट होता है ये। और सोडियम नाइट्रेट इज Na2NO3, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट वन सर, सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इनमें से मिल्क शुगर कौन सी होती है? मिल्क शुगर इज, जो दुग्ध वाली शुगर होती है वो इनमें से कौन सी है? दूध में मिली शुगर को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है ये किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सो दिस इज द लैक्टोज शुगर, और दूध में मिली शुगर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, दूध से दही वगैरह जो बनाया जाता है उसमें आपका एंजाइम जो काम करता है दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, लैक्टोबैसिलस। और एक टर्म होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है ये आपका दूध में एसिड प्रेजेंट होता है, और लैक्टिक एसिड एक ऐसी चीज होती है कि अगर हमारी मसल्स में, ठीक है, आप मसल्स वगैरह में अगर आ जाए लैक्टिक एसिड ग्लूकोज की जगह के ऊपर, तो दैट मींस आपके हाथ पांव जो है दर्द करने लग जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज निकल गया है और वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कुछ आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो पेन वगैरह होने लग जाता है कि ग्लूकोज वहां से खत्म हो गया और लैक्टिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज की अगर मैं बात करता हूं तो ग्लूकोज जो है आपका इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी आपका लैक्टोज देखने को आपको ग्लूकोज देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करता हूं रिजर्व एनर्जी की, तो रिजर्व एनर्जी जो होती है वो होती है गैलेक्टोज, रिजर्व एनर्जी जो होती है वो होती है ग्लाइकोजन,
ग्लाइकोजन स्टोर कहां पे होता है? लीवर और मसल्स में। ग्लाइकोजन स्टोर कहां पे होता है? लीवर और मसल्स में। सुक्रोज की अगर मैं बात करूं तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का मिश्रण इज सुक्रोज। क्लियर? और सुक्रोज जो होती है इसे हम क्या कहते हैं? केन शुगर। जो आपकी चीनी होती है उसमें सुक्रोज होती है। ग्लूकोज मैंने आपको बता दिया इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्रक्टोज की बात करें तो इसे हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं, फ्रूट शुगर के नाम से। क्लियर? माल्टोज की बात करें इसे हम माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका 2 यूनिट होते हैं ग्लूकोज के। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लैक्टोज इज द राइट वन, लैक्टोज। Which of the following is not a part of the human male reproductive system? Human male reproductive system का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब, दिस इज द पार्ट ऑफ द फीमेल, दिस इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा फेलोपियन ट्यूब से बच्चा और मदर जो है जुड़े होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू, फेलोपियन ट्यूब से जो है प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह जो है बच्चे को जाता है और थ्रू द प्लेसेंटा। क्लियर? आंसर नंबर ए। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। अब बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस जो होती हैं ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं मेल के अंतर्गत। और अगर सपोज करो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं मेल और फीमेल, तो उस टाइम पे जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर इजैकुलेट किए जाते हैं। तो इजैकुलेशन में आपका जो वॉस डिफरेंस है ये हेल्प करता है। वॉस डिफरेंस क्या करता है? स्पर्म्स को इजैकुलेशन में आपको हेल्प करवाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। स्क्रूटम जो होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका जो स्पर्म्स हैं, टेस्टिस हैं, ये स्टोर रहती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी हां, टेस्टिकल्स को स्टोर करके रखते हैं। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फेलोपियन ट्यूब्स। इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म को फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मतलब क्या हो गया कि अगर आपने ग्रोथ करना है, विकास करना है बॉडी का, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो इनमें से कौन सा आपका हार्मोन आपका आता है जो इन सब चीजों की रेगुलेशन करता है? सो दैट हार्मोन इज कॉल्ड थायरॉक्सिन हार्मोन। क्लियर? थायरॉक्सिन हार्मोन इज द करेक्ट आंसर। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्लैंड से, और थायराइड ग्लैंड जो है आपकी सबसे बड़ी लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड आपको देखने को मिलती है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड से निकल गया आपका हार्मोन। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। अगर आप आयोडीन प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से काम करेगी। अगर आयोडीन आप नहीं खा रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो दैट मींस आपकी थायराइड ग्लैंड आपका काम करना कम कर देगी, थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलेगा, और कम निकलेगा तो ऑब्वियसली बात है पर्सन को दिक्कत आएगी, और दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड गोइटर। दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड गोइटर, ये याद रखना। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। इंसुलिन की अगर मैं बात करता हूं तो इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस से निकलता है। ये बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस का मतलब क्या है? ये पैंक्रियास का पार्ट होता है, अग्नाशय का पार्ट होते हैं, और वहां से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। और पैंक्रियास जो होती है, अग्नाशय जो होता है, ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि देखने को मिलती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन दोनों आपके सेम नाम है, एक ही हार्मोन के नाम है, और ये कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से, और ये एड्रिनल ग्लैंड लगी होती है आपकी किडनी के ऊपर, और इसको हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, फाइट, फियर, फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अगर ये सिचुएशन बनेगी, ये हार्मोन रिलीज होंगे, तो आपकी बॉडी में जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? हार्ट बीट वगैरह आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और दिस द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इज एड्रेनालिन और आपका एपिनेफ्रिन। क्लियर? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन इज द राइट वन, थायरॉक्सिन हार्मोन। और मैं आपको बता दूं जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड से निकाले जाते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलते हैं, जब एंडोक्राइन ग्लैंड कह देते हैं, जब आप जो है दैट इज डक्टलेस ग्लैंड से निकाले जाते हैं, डक्टलेस ग्लैंड से। और जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये सीधा का सीधा कहां जाते हैं? ब्लड में जाते हैं, ये याद रखना, सीधा का सीधा ब्लड में। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए जी अगला आंसर बताइए, अगला आंसर बताइए। इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिसॉल्व्ड मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स।
यानी कि जड़ों से पानी पत्तों की तरफ जा रहा है, और इनमें ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो चीज हेल्प करता है? तो ये प्रोसेस जो होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, और पानी का उड़ जाना दैट इज कॉल्ड वाष्पोत्सर्जन दैट इज ट्रांसपीरेशन, उसको हम कह देते हैं। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात यह है, वाटर की कंडक्शन आपके बॉडी के अंदर सॉरी प्लांट्स के अंदर कौन करवाता है? जाइलम करवाता है। जाइलम वाटर कंडक्शन करवाता है। फिलोइम जो होता है ये आपका करवाता है फूड कंडक्शन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लियर, याद रखें। और एक है प्रोसेस आपका फोटोसिंथेसिस का, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, और ये क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपका ऑक्सीजन पार्टिकल निकल आते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लियर? आंसर नंबर बी दैट इज ट्रांसपीरेशन इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसपीरेशन, आंसर नंबर बी इज द राइट वन। आंसर नंबर बी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये लीव्स होती हैं जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, आपको पता है। ये ग्रीन कलर होता है ड्यू टू द पिगमेंट क्लोरोफिल। अब बात यहां पे ये है कि क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम एटम होता है, जो कि मेसोफिल सेल्स में देखने को आपको मिलता है, ये ध्यान रखना। अब कई पत्तों में पत्तों का रंग जो ग्रीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज ड्यू टू द पिगमेंट कैरोटीन पिगमेंट। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आंसर नंबर बी। सो वाटर इन वाटर आउट प्रॉपर तरीके से प्रोसेस होता है आपका ट्रांसपीरेशन। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है आपका, इनमें से ऐसा कौन सा जो विटामिन है आपका जो हेल्प करता है टू विटामिन है जो ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स और आपको हील करने में मदद करता है? ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स किस विटामिन की कमी के कारण देखने को आपको मिलता है? दैट इज विटामिन सी की कमी के कारण। ऑब्वियसली बात है, विटामिन सी देंगे तो ठीक हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग, और स्कर्वी में क्या होता है? ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स। क्लियर? अब यहां पे आप विटामिन के टिक कर देना। विटामिन के क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में कट लग जाए उसको हील करवाने में विटामिन के करता है, लेकिन ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, ये ध्यान रखना, ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स तो वो आपका स्कर्वी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। क्लियर हो गया? विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी दो ऐसे विटामिन हैं जो कि आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई और के ये ऐसे विटामिन हैं जो कि आपके फैट सॉल्युबल विटामिन देखने को मिलते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक ऐसा विटामिन आपसे पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट फूड से हमें मिलता है, नो एनिमल फूड, तो आपका आंसर बनेगा विटामिन सी। खाने में सबसे ज्यादा लॉस किस चीज का होता है? विटामिन का। और विटामिन में किसका? विटामिन सी का सबसे ज्यादा लॉस होता है। और अगर बात पूछी जाए मिल्क में क्या चीज नहीं होती? विटामिन सी उसमें नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये प्लांट फूड से मिलता है, नो एनिमल फूड। क्लियर? मिल्क में दो चीजें नहीं होती, आयरन और विटामिन सी नहीं होता, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी जो है आपका आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी आपको मदद करता है, आयरन को पचाने में, आयरन को एब्जॉर्ब करवाने में भी मदद करता है। आंसर नंबर सी। विटामिन बी1 इज कॉल्ड थियामिन। विटामिन बी1 इज कॉल्ड थियामिन। क्लियर? और इसकी कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग। क्लियर? याद रखें। विटामिन बी ए की कमी के कारण ए को हम क्या कहते हैं? ए को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रेटिनॉल कहा जाता है, और इसकी कमी से होगा जीरोप्थेल्मिया, जाने के आंखें ड्राई हो जाएंगी, आंखें सूख जाएंगी। क्लियर? और प्लस जो है नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना भी बंद हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस होता है इस चीज से, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। विटामिन के की बात करें, इसको हम फाइलोक्विनोन कहते हैं, और ये हमारी जो है दैट इज कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड में मदद करता है, यानी कि ब्लड को रोकने में मदद करता है। कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में चार चीजें आपकी काम आती हैं, कौन कौन सी? एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, कैल्शियम, विटामिन के। क्लियर हो गया? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो हैं ये आपके मिनरल्स देखने को मिलते हैं, सॉरी ये आपके जो हैं प्रोटीन्स हैं, और इसमें सबसे कंपल्सरी प्रोटीन कौन सा होता है? दैट इज फाइब्रिनोजन जो है कंपल्सरी प्रोटीन है। मिनरल की बात करें वो कैल्शियम होता है, विटामिन की बात करें विटामिन के देखने को आपको मिलता है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? सी। विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे विटामिन आपको देख लीजिए, विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, विटामिन बी वेरी वेरी वीक मसल्स हो जाती है, विटामिन सी स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, डी रिकेट्स, हड्डियों में दिक्कत, कैल्शियम की कमी के कारण भी, आयोडीन आपका ग्वाइटर, आयरन आपका एनीमिया। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको आज के लेक्चर में ही बहुत बार पढ़ा दी हैं। अगला बताइए जी, अगला बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स, इनमें फीचर कौन सा नहीं है मैमल्स का? वी आर मैमल्स, वी आर स्तनधारी, दैट मींस मेमोरी ग्लैंड्स इनके हैं, दैट इज कॉल्ड मैमल्स। पर इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है ये पूछ रहा है। दे आर द वार्म ब्लडेड क्रिएचर, ये बिल्कुल सही है, वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्लियर, हम अपना जो इन्वायरमेंट, अपना टेम्परेचर है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं और उस चीज के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस इसको कह दिया जाता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो दे आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। दे हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट, गलत हो गया ये, हमारी बॉडी के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट ही देखने को मिलेगा, गलत हो गया। अलॉन्ग विद द हेयर्स, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स आर ऑल्सो फाउंड इन देयर स्किन, बिल्कुल सही है, हेयर्स भी होंगे, स्वेट ग्लैंड्स भी होंगी, ऑयल ग्लैंड्स भी होंगी, स्किन में देखने को आपको मिलेंगी। मोस्ट मैमल्स प्रोड्यूस लाइव बेबीज, बिल्कुल सही है, जो एग प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम ओविपेरस कहते हैं, सॉरी जो यंग वंस को प्रोड्यूस करें, जैसे हम लोग हैं, हम वी आर ओविपेरस, और जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं, एग को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विविपेरस। ये याद रखना है सारी चीजें आपको। क्लियर, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। सो दिस इज द आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये मिडल ईयर में 3 कान होते हैं, एक टूथ होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, डायफ्राम है, हेयर फर्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल। ये आपको रीड कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। अगला बताइए, बहुत सारी जो हैं फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जो कि हर किडनी में पाई जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअली जो किडनी होती है इसमें बिलियंस मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है उसे हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं किडनी का, याद रखें। और नेफ्रॉन में, किडनी में होता क्या है? जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा वो क्या होता है? फिल्टर होता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा दिया जाता है, प्राण स्पंदन उसको हम कह देते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर, नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर। अब बात यहां पे ये आती है कि जब ब्लड प्लाज्मा फिल्टर किया जाता है नेफ्रॉन में, तो उसमें यूरिन फॉर्मेशन होती है। वो यूरिन फॉर्मेशन जो है, आपकी यूरिन का जो कलर है वो होता है यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। और प्लस दूसरी बात ये है कि तो ये जो है आपका कलर जो है आपका यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण, और यूरोक्रोम पिगमेंट जो बनता है आपका हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। और ऑब्वियसली बात है यूरिन जो है एसिडिक फॉर्म में देखने को मिलेगा। यूरिन की कंपोजिशन पेपर में पूछी जा सकती है, जिसमें 95% आपका वाटर होता है, 2% आपके सॉल्ट होते हैं, 2.7% आपका यूरिया होता है और 0.3% आपका यूरिक एसिड देखने को मिलता है। यूरिया जो है बॉडी में कहां पे बनता है? लीवर में बनता है, जिसमें 46% आपकी नाइट्रोजन देखने को मिलती है। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, इसका फॉर्मूला देखने को हमें मिलता है। क्लियर, ये याद रखना। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नेफ्रॉन। न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रेन का पार्ट आता है और ये लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे बड़ा सेल है बॉडी में, और इसकी मिनिमम रीजनरेशन पावर देखने को आपको मिलती है, मिनिमम रीजनरेशन पावर। क्लियर, ग्लोमेरुलस की बात करते हैं तो कप शेप स्ट्रक्चर होता है किडनी में, वो होता है ग्लोमेरुलस, जिसमें बहुत सारे आर्टीरियल जो हैं आगे छिप जाते हैं और उस चीज को द कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आपका बॉमन्स कैप्सूल। जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है किडनी में वो बॉमन्स कैप्सूल होता है, उसमें बहुत सारी जो हैं आपके आर्टीरियल जो आके मिक्स हो जाते हैं, जो गुच्छा बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। दैट इज बॉमन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है, याद रखना। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नेफ्रॉन इज द राइट वन, नेफ्रॉन। अगला बताइए, हमारी बॉडी जो है वो कौन सी पीएच लिमिट में काम करती है? पीएच लिमिट में, दैट मींस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में कितने में काम करती है? अगर हमारी बॉडी एसिडिक फॉर्म में चली जाए तो दिक्कत है, बेसिक फॉर्म में चली जाए तो दिक्कत है। तो हमारी बॉडी जो काम करती है वो एल्कलाइन मीडियम में काम करती है, याद रखना। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो है 7.4, तो ये ब्लड पूरी बॉडी में चल रहा है हमारा, तो ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी जो काम कर रही है वो किस में काम कर रही है? एल्कलाइन मीडियम में। दैट इज 7 to 7.8 की रेंज में हमारी बॉडी काम करती है इस जो है पीएच लिमिट में। अगर मैं बात करता हूं, जैसे हमारी बॉडी में सलाइवा है, लार, ठीक है, वो उसकी वैल्यू होती है 6.8, जो लावा जिसे हम कहते हैं लार कहते हैं, नॉट लावा, लार कहते हैं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए जी, अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग जो एक्टिविटी देखने को मिलती है, बट 7 to 7.8 जो है आपकी पीएच वैल्यू होती है जिसमें मेनली काम होता है। चलिए अगला आंसर बताइए।
अब बताइए इसमें से सबसे ज्यादा जो मेलेबल मेटल है वो कौन सी है। मेलेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेटल है उसको हमने हैमर मारा और उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया, उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड मेलेबल। और इनमें से कौन सी मेटल्स हैं जो मेलेबल हैं, वो है कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मिलेनियम, जिंक, लेड, गोल्ड और सिल्वर। दे आर गोल्ड एंड सिल्वर, तो दे आर द गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर द मेलेबल। सबसे ज्यादा मेलेबल कौन सी है, सबसे ज्यादा मेटल गोल्ड, और सबसे कम जो मेलेबल है वो है निकल। निकल जो होती है वो लीस्ट जो होती है मेलेबल होती है, ये याद रखना, और सबसे ज्यादा गोल्ड होती है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आंसर नंबर डी, गोल्ड एंड आपका जी। क्लियर हो गया आप लोगों को? करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पार्ट है जी आपके मेलेबिलिटी वाले पार्ट हैं, देख लेना, जस्ट रीड इट। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सिम्टम नहीं है, किस चीज का सिम्टम नहीं है, एनीमिया का। एनीमिया का मतलब क्या है, एनीमिया मतलब क्या हो गया, ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आरबीसीज की कमी, तो दैट इज कॉल्ड एनीमिया। तो इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा आपका सिस्टम जो है सिम्टम नहीं है किसका, एनीमिया का। इरेगुलर हार्ट बीट्स, फटीग, येलिंग ऑफ द स्किन, ब्लीडिंग गम्स। तो ऑब्वियसली बात है आपकी एनीमिया की कमी जो है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ब्लड गम से निकलता है। गम्स मतलब क्या होगा, मसूड़ों से गम से मसूड़ों से ब्लड निकलना, वो तो विटामिन सी की कमी के कारण देखने को मिलता है, ना कि एनीमिया की कमी के कारण। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स। हार्ट बीट इरेगुलर होना, फटीग, थक जाना, येलिंग ऑफ द स्किन, ये आपका एनीमिया की कमी मानी जा सकती है, बट सी इज नॉट द करेक्ट वन। क्लियर? एनीमिया में येलो कलर हो गया, पेलनेस होगी, ठंडा हो जाना, येलोइंग हो जाना, सांस कम आना, पैल्पिटेशन, कांपने लग जाना। क्लियर? ये सब चीजें देखने को आपको मिल सकती हैं आरबीसी की कमी के कारण। चलिए जी अगला आंसर बताइए। बिल्डिंग ब्लॉक बताने हैं हमारी बॉडी में कौन सा होता है। बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक वर्ड का मतलब यहां पे क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक वर्ड का मतलब हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में फॉर्मेशन में, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। क्लियर? प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है सबसे जरूरी पार्ट होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड के भी बने होते हैं। प्रोटीन की कमी से प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन हो जाता है, जिसमें दो प्रॉब्लम होती हैं, क्वाशियरकर और मरासमस। क्वाशियरकर में क्या होगा, क्वाशियरकर में होगा आपके जो हैंड्स हैं और लेग्स हैं ये पतले हो जाएंगे और स्टमक, पेट बाहर निकल आएगा। मरासमस में जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं वो पतली हो जाती हैं, याद रखें। क्लियर? और कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ये शुगर की फॉर्म में हम खाते हैं, सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और सबसे ज्यादा 50% ऑफ द एनर्जी जो बॉडी में आती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाएंगे तो 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। 1 ग्राम प्रोटीन को अगर हम खाएंगे तो आपकी 5.65 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। फैट की बात करें, हमारी बॉडी को इंसुलेशन, हीट, सब कुछ ये प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम फैट अगर खाएंगे तो 9.3 कैलोरी आपको ऊर्जा मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। आंसर नंबर बी, प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। पेप्टाइड, अमीनो एसिड, जो बॉन्ड होता है 2 अमीनो एसिड के बीच में, वो होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? बॉडी प्रोटीन होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मसल जो है इंटरनल ऑर्गन्स, बोन्स वगैरह बनाने में आपको हेल्प करते हैं। सो दीज आर द अमीनो एसिड, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? चलिए जी अगला आंसर बताइए। इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल का मतलब पानी में घुलनशील है। अभी मैंने आपको बताया था वाटर सॉल्युबल आर बी और सी, और आपके जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के। सो दे आर द फैट सॉल्युबल। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा, विटामिन वाटर सॉल्युबल कौन सा है, तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। क्लियर? और विटामिन वर्ड हमें किसने बताया था, फंक ने हमें बताया था। विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से मैंने आपको अभी बताया स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी जो होता है कैल्सीफिरोल इसको हम कहते हैं, कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन, सनशाइन विटामिन इसको कहते हैं। क्लियर? और प्लस जो है आपका सनशाइन विटामिन, कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन, कैल्सीफिरोल, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। और इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, जो बॉडी में जो हड्डियों की आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो देखने को मिलती है। रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया आपके बड़ों में देखने को मिलेगा। विटामिन ए जो है रेटिनॉल कहते हैं, और इसकी कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर? जो आपकी आंख, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या हो गया कि रातों को दिखना बंद हो जाता है। जीरो ऑप्थेल्मिया यानी कि आंखें ड्राइज होने लग जाती हैं। क्लियर? विटामिन ई इज कॉल्ड टोकोफिरोल।
टोकोफिरोल इसको कहते हैं, और इसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटी विटामिन, क्लियर। और विटामिन ए जो है, ई जो है, अगर इसकी कमी हो जाए किसी पर्सन की बॉडी में तो वो स्टरलिटी भी आ जाती है। स्टरलिटी का मतलब क्या हो गया कि वो बंदा जो है नापुंसक, दैट मीन्स बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पाता। अगर उसको विटामिन ई के कारण, डेफिशिएंसी के कारण जो है स्टरलिटी हो रही है, अगर आप उसको विटामिन ई दे दे तो आपकी जो है स्टरलिटी खत्म हो सकती है। तो इसी कारण विटामिन ई को हम और क्या कहते हैं, एंटी स्टाइल विटामिन भी कह देते हैं, एंटी स्टाइल विटामिन भी इसको कह देते हैं। तो आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी, सी ऑप्शन, मतलब विटामिन सी इज द करेक्ट वन। ये आपके विटामिन है, याद कर लेना। ये विटामिन बी और सी जो हैं आपके वाटर सॉल्युबल हैं, इनके नाम पता होने चाहिए, पेपर में आ जाते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग में, क्लियर। सो गाइज ये थे हमारे लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,45,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, कोई एग्जाम है, पेपर है, डाउट्स हैं, आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हमने साइंस के क्वेश्चन पढ़े, अगर आप ऐसे ही मेरे साथ साइंस के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, और जैसे आज के क्वेश्चन थे, और ये मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो मेरे थे पेड कोर्स से थे, 10,000 एमसीक्यू कोर्स से। और अगर आप ऐसे ही मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, प्लस ये सारे मिलेंगे आपको 10,000 एमसीक्यू कोर्स में। यहाँ पे स्टैटिक जीके का पार्ट भी इंक्लूडेड है, मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। प्लस एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे 10,000 एमसीक्यू कोर्स में जो स्पेशल फोल्डर्स हैं एग्जाम के लिए, क्लियर। ये स्पेशल फोल्डर्स जो हैं आपको एग्जाम से 2 महीना पहले पढ़ के जाने ही जाने हैं। चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम है आपका, तब भी आपको ये पढ़ के जाने ही जाने हैं, स्पेशल फोल्डर्स, क्लियर। जीएस कोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें इसमें स्टडी करी हैं। अब आप इन कोर्सेज को कहां से लेंगे? 2 जगह से, स्टडी IQ ऐप पे, जहां हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, वी ऑल का बटन, इस बटन को दबाना, जीएस कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल और 10,000 एमसीक्यू कोर्स बाय विपिन सर आपको नजर आ जाएगा। तो जो भी कोर्स अच्छा लगे आप परचेज करें, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। लेकिन आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। यहां पे जस्ट लॉन्च के बटन में जाना, व्यू ऑल का बटन दबाना, तो यहां पे आपको नजर आ जाएंगे कौन कौन से कोर्सेज। एमपीपीसीएस के लिए 5,000 एमसीक्यू कोर्स, ऐसे ही उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, यूपीपीसीएस के लिए और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। और इनमें से कूपन कोड यूज करना है आपको विपिन 30। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो अगेन आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? और अगर आप स्टडी IQ ऐप से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, अगर उस पर ऊपर डिस्काउंट हो ना हो, तब भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं विपिन 33, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस कोर्स के साथ लगा के। क्लियर, ये याद रखना। बाकी जो भी चीजें हैं आपके सामने हैं, तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, एंड मिलते हैं सुबह वाली क्लास में। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।